अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत ने जो अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, बेमिसाल है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिली होगी जहां सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउदर्न रीजन में लैंड करके भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा और अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने, टेक्नीशियंस ने, साइंटिस्ट ने जितना बड़ा काम करके दिखाया है, मानव सभ्यता में भारत के इस कंट्रीब्यूशन को दुनिया याद रखेगी। और अब हम तमाम ग्रहों के, सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, तमाम ग्रहों के एक्सप्लोरेशन में जा सकते हैं जहां ये पता चले कि आखिर इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। यह अभियान बहुत सार्थक और जिस गति से चला बहनों भाइयों, पूरी दुनिया में आज भारत को साइंस के लिए जाना जाता है। स्पेस साइंस के लिए विख्यात है भारत। ये किसी भी देश के लिए परसेप्शन बदल देने की सबसे बड़ी कवायद है। आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर होगी और इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। बहनों भाइयों, यह महान उपलब्धि है। इस महान उपलब्धि के नायक हमारे वो महान वैज्ञानिक हैं, हमारे वो महान टेक्नीशियंस हैं, हमारे वो महान रॉकेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारत का परसेप्शन ही बदल दिया। दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर, जहां जाना ही दुरूह नहीं, अत्यंत मुश्किल क्षेत्र है, कारण इसकी भौगोलिक परिस्थिति, कारण यहां का एटमॉस्फेयर और कारण यहां का क्षेत्रीय असमतल होना। जो लोग रॉकेट लॉन्च से लेकर, चंद्रयान के लॉन्च से लेकर जिन्होंने अब तक का सफर देखा है, बहनों भाइयों, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को स्वदेशी तकनीक से भारत के महान वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। जो किया है वो नामुमकिन कार्य है और जो कर दिखाया है वो असंभव है। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर गर्व से मस्तक ऊंचा है, हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धि हासिल की है। अब चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर, जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, भारत इकलौता ऐसा देश होगा जो दुनिया को बताएगा कि इस क्षेत्र में क्या गतिविधियां हैं, चंद्रयान 3 की उपलब्धियां क्या हैं और वो चंद्रमा के इस हिस्से पर क्या हासिल करना चाहता है। अब अगला सवाल लोगों के मन में यही होगा कि इस अभियान से भारत क्या हासिल करेगा। तो बहनों भाइयों, इस अभियान से भारत ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने में कामयाब होगा। ये पता चलेगा कि क्या वाकई में चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर बना हुआ एक हिस्सा है, और अगर है, और अभी जहां भारत पहुंचा है अनएक्सप्लोर्ड जगह, अनटच्ड स्थान है, जहां सूरज की रोशनी भी बहुत वक्त नहीं पहुंची है, यानी वो वर्जिन एरिया है जिसके बारे में हम ये जान सकेंगे कि कितने हजार करोड़ साल पुराना है ये। वहां जो दूसरी सबसे बड़ी खोज होनी है कि क्या वहां पर वाटर मॉलिक्यूल है, पानी है। इस तरह के वातावरण में बहनों भाइयों, पानी ऐसा नहीं होता जैसे हो सकता है जैसे हमारे यहां होता है, या तो ठोस में होगा या द्रव में होगा, और किस फॉर्म में होगा उसी को एक्सप्लोर करेगी चंद्रयान 3। तो चंद्रमा के एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। तो पूरे एक दिन ये रोबोट, ये रोवर वहाँ एक्सप्लोरेशन का काम करेगा, एटमॉस्फेयर, और उसके अंदर खुद एक लेबोरेटरी लगी हुई है जो जांच करेगा। जांच करने के बाद वो पूरी जानकारी पृथ्वी पर इसरो के सेंटर को उपलब्ध कराएगा। बहनों भाइयों, ये महान उपलब्धि है। एक दौर था, ये एक भावुक कर देने वाला क्षण है। मैं इसके तकनीकी पहलू पे जाना नहीं चाहता, उसके लिए हमारे साथ आज वैज्ञानिकों, तमाम श्रेष्ठ वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, ये उस दौर में हासिल की गई सफलता है जब दुनिया ने हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया था। जिसकी टेक्नोलॉजी पर भारत की सैन्य व्यवस्था और रॉकेट साइंस आधारित था, रशियन टेक्नोलॉजी, भारत पर परमाणु विस्फोट के बाद, प्रतिबंध के बाद हम पर वो टेक्नोलॉजी हमें दी नहीं गई।
दुनिया के ताकतवर विकसित मुल्कों ने हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी। जिनसे हम टेक्नोलॉजी उधार लेकर अपने काम चलाते थे, उनका मिशन फेल हो गया। दुखद है फेल होना, लेकिन आज भारत का मिशन सफल हो गया। इसी को तो अचीवमेंट कहते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी की कृपा पर आप काम करते थे, आज उस टेक्नोलॉजी को हराकर आप लीडर हो गए। ये अभूतपूर्व उपलब्धि भारत की है। ऐसा नहीं कि रूस के वैज्ञानिकों ने लूना 25 के लिए मेहनत नहीं की, बहुत की होगी, आई अप्रिशिएट। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी को हमें देने से इनकार कर दिया गया, उस टेक्नोलॉजी के दम पर भारत ने स्वयं निर्मित करके आज अंतरिक्ष में और चंद्रमा पर अपनी छाप छोड़ी है। मैं उस क्षण की कल्पना कर रहा हूं जब रोवर निकलेगा, पहला फुटप्रिंट जब वो अपना चंद्रमा पर देगा, तो जानते हैं कौन सा फुटप्रिंट होगा? भारत की सत्ता का प्रतीक अशोक की लाट, पहला प्रिंट वो देगा। तो सोचिए कि कितने गर्व की बात है कि हम पृथ्वी के रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने में कामयाब होंगे। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट हैं। और इसके बाद की भी संभावना है कि पृथ्वी और चांद के बीच के रिश्ते को कैसे ठीक किया और बेहतर कैसे किया जाए कि कम्युनिकेशन बढ़े। क्या हम वहाँ से कुछ ला सकते हैं या यहाँ से कुछ भेज सकते हैं? हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सी संभावनाएं हैं जिन पर हमें आगे आने वाले वर्षों में 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद 1969 में जब अपोलो 11 के मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पहुँचे थे, चंद्र यात्री पहुँचे थे। बहनों भाइयों, 50 साल तक फिर ये चांद में जाने का सिलसिला टूटा। अब उसके बाद ये नई होड़ शुरू हुई है और भारत की उपलब्धि के बाद निश्चित तौर पर नासा भी दबाव में है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी दबाव में है, रशियन स्पेस एजेंसी भी दबाव में है और चाइना भी दबाव में है, क्योंकि ये उपलब्धि सामान्य नहीं है बहनों भाइयों। स्पेस टेक्नोलॉजी में ये असाधारण और महान उपलब्धि है और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे महान वैज्ञानिकों, टेक्नीशियन और साइंटिस्ट को। बजाय कि मैं इस चीज़ को और व्याख्या करूं, कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें। फिर आज मैंने देश के चुनिंदा बेहतरीन साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, इन सबको आमंत्रित किया है ताकि हम ये समझ सकें कि ये उपलब्धि के मायने क्या हैं, इसके टेक्निकल सपोर्ट्स क्या हैं और इसका भविष्य में इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा। Scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which, integrated all of these efforts in the last so many years. भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़े डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट के जाने माने प्रोफेसर इनके पांडे साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर के अनुत्तम जी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स के बहुत ही जाने माने स्पेशलिस्ट हैं। प्रदीप कुमार सिंह जी IIT धनबाद के इंजीनियर हैं और प्रोफेसर मनोहर कुशलानी साहब मौजूद हैं, IIIT दिल्ली के फैकल्टी रह चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं सब बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस महान क्षण में आप सबको डिबेट में एकत्र करके मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबका आभारी हूँ। डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए आज सुबह से इतना वक्त निकाला हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और अब जब चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सबने बहुत ही जोश और हर्षोल्लास से इसको एक पर्व की तरह मनाया है। चंद्रयान 3 जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। आपने पहले ही बताया कि
कि किस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो भी इंजीनियर्स हैं वहाँ पे इसरो में काम कर रहे हैं, सब ने इतना ज़्यादा एफर्ट किया, इतने साल की मेहनत है, इसकी वजह से हम ये कहते हैं ना कि जो चीज़ नामुमकिन टाइप की थी या नामुमकिन सी थी उसको कर पाए हैं। तो बहुत बहुत बधाई सभी को, जितने भी भारतवासी हैं सभी को बधाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने नासा में जो परसेवरेंस रोवर है 2 साल पहले जब लैंडिंग हुई थी उस क्षण को देखा था, और आज इस क्षण को देख रहा हूँ कि जब हम साउथ पोल पर लैंडिंग कर गए हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि भारत ने सबको प्रूव किया है कि देखिए हम कम संसाधन में भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। अब जहाँ तक आपने पूछा कि इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद यही होने वाला है कि जो लैंडर है और रोवर है, जो उसका काम है, मेन काम अभी शुरू हुआ है। लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। अब ये होगा कि जो लैंडर है उसमें 3 इंस्ट्रूमेंट जो मेन लगे हुए हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे। रोवर जो है वो जाएगा सतह पे, और ये रोवर कितने वक्त के बाद काम करना शुरू कर देगा अब जब लैंड कर चुका है? जी, तो जैसे लैंडिंग जब होती है तो क्योंकि उसमें थ्रस्टर लगे हुए हैं तो धूल बहुत सारी उड़ी होगी, तो जब धूल सेटल डाउन हो जाएगी, जैसे ही 3 या 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि ग्रेविटी भी जो है काफ़ी वीक है मून पे, तो धूल को भी थोड़ा सा वो करने में टाइम लगेगा। और जैसे ही धूल हो जाएगी, अभी जो सेंसर लगे होंगे उसके ऊपर वो डस्ट पार्टिकल का एनालिसिस कर रहे होंगे, और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से 4 घंटा लगेगा। मतलब जब लैंडिंग हुई है उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि रोवर को तुरंत उतारा जाए और इन सितु मेजरमेंट किया जाए। जैसे ही रोवर बाहर आएगा जी, सबसे पहले उसकी क्या प्रक्रिया होगी और वो क्या क्या एक्सप्लोरेशन का काम चंद्रमा पर करेगा? जी, तो जब रोवर बाहर आएगा तो पहली चीज़ उसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा बेसिकली उससे इमेज जो है वो इमेज लेगा, सतह की इमेज लेगा, और वो लैंडर को भेजेगा, और लैंडर उसके बाद जो हमारा इसरो का सेंटर है वहाँ उसको भेजेगा प्रोपल्जन मॉड्यूल का यूज़ करके एज अ रिले सैटेलाइट। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो मेन दो लगे हुए हैं, आपने ये भी बताया कि जो रोवर है वो बेसिकली इस तरह का है कि उस पर बहुत सारे जो फुटप्रिंट्स हैं, जो हमारे देश का जो निशान है वो भी प्रिंट होगा, वो तो काम करेगा ही, लेकिन जो मेन इंस्ट्रूमेंट उस पर 2 लगे हुए हैं। खासकर जो पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसको APXS बोला जाता है, जो कि अल्फा पार्टिकल और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, वो शूट करेगा उसकी सतह पे, और जब शूट करेगा तो क्या होगा, जो उसकी मिनरल्स कैसे करेगा? लेजर बीम से? नहीं, वो एक्सरे, जैसे एक्सरे हम लेते हैं, एक्सरे मेजरमेंट करते हैं, तो एक्सरे जो है एक्सरे की जो रे निकलेगी वो जाएगी पार्टिकल्स की, और अल्फा पार्टिकल जो होंगे उनका बम्बार्डमेंट इसको बोला जाता है। बेसिकली वो डालेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो वहाँ पे मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसका फ्लूरेसेंस, उसको बोलते हैं फ्लूरेसेंस सिग्नल, वो बेसिकली डिटेक्ट करेगा। और जब डिटेक्ट करेगा तो उसमें जैसे कि आयरन हो गया, उस सतह में आयरन कितना है, वहाँ पे कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, एल्यूमिनियम कितना है, ये सारे एलिमेंटल कंपोजिशन जो है उसको पता चलेगा। सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स की संभावनाओं की जांच करना। जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल पे भी आ रहा हूँ। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि लिप्स बोलते हैं, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लेजर इंड्यूस का मतलब है लेजर के द्वारा इंड्यूस किया हुआ है, जिसको लेजर इंड्यूस कर रहा है। ब्रेकडाउन का मतलब है तोड़ना। तो लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि एक हाई पावर लेजर बीम को हम जब एक जगह पे फोकस करते हैं तो वह प्लाज्मा जनरेट करता है, और वो प्लाज्मा बेसिकली एक तरह से ऐसे प्रोब का काम कर सकता है जो अलग अलग एलिमेंट्स को एक्साइट कर सके, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन भी है। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, उसका वो मेजरमेंट करेगा, वो उसको रिकॉर्ड करेगा। लेजर हमारे कई दर्शक पूछ रहे हैं कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं वहाँ पहुँचकर। जी, पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो पहली चीज़ हमने ये दिखाया है कि देखिए हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं ऐसे ट्रेन में जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, किसी ने अचीव नहीं किया है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है जो हम अचीव करना चाहते हैं साइंस के टर्म में, हमको पता चलेगा कि वहाँ पे वाटर, जो चंद्रयान 1 के मिशन ने बताया है, कंफर्म किया कि वहाँ पे वाटर है, फिर नासा ने भी कंफर्म किया है, उस चीज़ की एक और विशेष पुष्टि होगी क्योंकि हम वहाँ पे इन सिटू मेजरमेंट जाके कर रहे हैं। इन सिटू मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम वहाँ पे रियल टाइम में डेटा लेंगे और उससे कंफर्मेशन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे पानी है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो सतह, जो साउथ पोल, जो साउथ वाला हिस्सा है, वो बहुत ही कई करोड़ों साल से अनएक्सप्लोर्ड है, तो उसके अंदर जो पानी जमा हुआ, उसके अंदर जो मिनरल्स जमे हुए हैं, वो शायद से उस टाइम से हैं जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, जब वो धरती से अलग हुआ था। तो साइंस के टर्म में इसको कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो
हम अभी नहीं जानते हैं चंद्रमा के बारे में, धरती के बारे में, उसको समझने और जानने का मौका मिलेगा। मैंने नासा की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, पता नहीं उसमें जो भी सच्चाई हो आप उसको बेहतर बता पाएंगे, कि वो अत्यधिक असमतल एरिया है, वहाँ कुछ ऐसे ऐसे भी पहाड़ हैं जो 7-7 किलोमीटर ऊंचे हैं, आसमान जैसे ऊंचाई के पर्वत हैं, और डीप इतना गहरा है कि सूर्य की रोशनी ही कभी वहाँ करोड़ों साल तक नहीं पहुँची है। इज इट ट्रू? क्या ये सही है? जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे बहुत बड़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत ही गहरी, उसको क्रेटर्स बोलते हैं, वो हैं, और इसी वजह से कहा जा सकता है कि वहाँ पे ये जो पानी है, चाहे और भी मिनरल्स हैं, वो कई करोड़ों साल से ट्रैप हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर पानी मिलता है तो जीवन के अवशेष वहाँ पे मिल सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जो कई साल से वहाँ पे रह रहा हो, और वहाँ पे टेम्परेचर नहीं होने की वजह से शायद वो इनएक्टिव हो। वहाँ टेम्परेचर कितना रहता है नॉर्मली? मुझे लगता है कि टेम्परेचर वहाँ पे 100 डिग्री सी से नीचे ही रहता है, मोस्ट प्रोबेबली -70 से लेके -200 तक जाता है ये। और क्या वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर है? बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है। हालांकि कहते हैं कि जो सरफेस के आप बहुत क्लोज जाएंगे तो शायद से थोड़ा सा कुछ आपको प्लूम्स टाइप का कुछ निकलता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है। क्या इसरो रियल टाइम इंफॉर्मेशन साझा करेगा, या फिर ये गोपनीय जानकारी होगी वहाँ से जो आएगी? मुझे लगता है कि जो भी साइंस अभी इसरो करना चाहता है, ये एक तरह से ट्रेजर है पूरे दुनिया के लिए, पूरे सबके लिए। तो इस डेटा को मुझे लगता है कि एक्सेस किया जाएगा, ओपन एक्सेस रखा जाएगा, ताकि और भी लोग इस डेटा को शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर NK पांडे मौजूद हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जाने माने स्पेशलिस्ट और फिजिक्स के मामलों के बड़े जानकार हैं। प्रोफेसर पांडे, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आप साइंस कम्युनिटी को बहुत बधाई देता हूँ, और आपको भी बधाई देता हूँ। ये वैश्विक परिदृश्य में ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, और हम चांद पर पहुंचकर क्या हासिल करना चाहते हैं। देखिए, चांद पर पहुंचना 2-3 मायने में आपको देखना चाहिए। पहली बात तो ये देखना चाहिए कि हम वो पहले नेशन बन गए हैं, और ये प्राउड की बात होती है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत एक पहला नेशन बन गया है। बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में और इतने सोफिस्टिकेशन के साथ हम इतने कम खर्चे में वहां पर पहुंच पाए हैं, बहुत बड़ी बात है। एक तो बड़ी उपलब्धि ये है। दूसरी चीज, जो पहले चंद्रयान के समय में हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया था दुनिया के लिए कि वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो साउथ पोल पर जाने का पर्पस ये है कि जैसा कि हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां का टेम्परेचर -70 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे जा सकता है। तो वैसी स्थिति में अगर पानी का अवशेष वहां पर है तो वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होगा, बिल्कुल आइस बन करके, आइस के भी बिलो टेम्परेचर पर है तो वहां पर होगा। वो बर्फ की शक्ल में होगा, जहां पर कि आप हाँ, वो बर्फ की शक्ल में होगा, क्योंकि -70 to -100 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब है कि वो आइस के फॉर्म में होगा। और उस पोल पर बहुत ज्यादा अधिकता हाइड्रोक्सिल आयंस की होगी, और अगर हाइड्रोक्सिल आयंस आइस के फॉर्म में अगर हमें मिलेगा तो उसको पाना और उसकी भरपूर जांच कर पाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो हम कंक्लूसिवली अब स्टैब्लिश कर पाएंगे कि वहां पानी है या नहीं। अगर पानी है तो हम यह भी उम्मीद कर पाएंगे कि वहां पर लाइफ जरूर होगा। तो ये तो हुआ एक साइंस को उस कहिए कि वहां के एक्सप्लोर करने को कि क्या वास्तव में है। एक्चुअली तो क्या इस एक्टिविटी से हम यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? क्योंकि बहुत से साइंस कम्युनिटी के लोग ये दावा करते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से ही निकला हुआ उसका एक हिस्सा है जो करोड़ों साल पहले निकला। क्या इससे वो रहस्य को हम सुलझा पाएंगे? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जब आप वहाँ का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, वहाँ के मटेरियल का मास स्पेक्ट्रोग्राफ जैसी चीज़ों से अगर आप वहाँ पर एनालाइज करेंगे इन सीटू कि वहाँ के क्रस्ट में वहाँ का जो मून है वहाँ पर कौन कौन से मटेरियल्स हैं, और उसको अगर आप कंपेयर करेंगे कि अर्थ पर क्या क्या मटेरियल्स हैं, तो आपको दोनों में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना बड़ा आसान हो जाएगा कि क्या वो यहाँ से निकला है, क्या वो वहाँ इंडिपेंडेंट बना हुआ एक हमारा उपग्रह है, तो कौन सी ऐसी चीज है, इस चीज का लिंकेज बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जैसे कि आपने एक सवाल पूछा था कि वहां पर एटमॉस्फेयर है कि नहीं। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब यह है कि जो गैसेज होते हैं उनकी जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है, जिसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं, वो वेलोसिटी वहां के प्लैनेट के लिए जिसका की गुरुत्वाकर्षण 1.625 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, जो अर्थ पर 9.8 है। चूंकि गुरुत्वाकर्षण वाला जो एक्सेलरेशन है वो कम है खींचने वाला,
और उनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा है, जो कि वहां के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स रुक नहीं पाते हैं। संभावना इसकी है कि कुछ जगहों पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनका की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी उनकी एवरेज वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम होगी, लेकिन ये एक्सप्लोरेशन की बात है। लेकिन चंद्रमा पर का जो की सही सफलता आप तुरंत नहीं आंक सकते हैं। अभी हम लोगों ने दुनिया में पूरा एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। हम सही सफल वहां पर हो पाएंगे अगर हम एक वहां पर मालूम कर लें कि क्या क्या ट्रेजर है, और हम एक शटल बना पाए जो जाए वहां से चीजों को ला पाए। तो लेकिन वो भी प्रोफेसर पांडे जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के जाने माने प्रोफेसर KN उत्तम साहब जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत धन्यवाद। आप एक महान विश्वविद्यालय में सर फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे कि वैश्विक परिदृश्य में ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, भविष्य में इसके क्या नए आयाम स्थापित होंगे, और दूसरा इस अचीवमेंट से भारत को क्या हासिल होगा, और चौथा सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने में कामयाब होंगे। जी नमस्कार, और सबसे पहले भारतीय समाचार चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं इस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभाग से आपके चैनल में भाग ले रहा हूँ। बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत सी शंकाओं का समाधान होना चाहिए और हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे हमारे मिश्र जी ने कुछ बातें कही, मैं उन्हीं को फिर से दोहराने की हिम्मत कर रहा हूँ, और जो तथ्यात्मक बातें हैं जरा आपके सामने लाना चाहता हूँ। जी प्लीज। तो उपयोग की बात है, दो तरह के उपयोग तुरंत दिखाई पड़ रहे हैं। एक तात्कालिक, तो लोग कहते हैं क्या मिला, तो आप देख सकते हैं देश भर में कितना बड़ा उल्लास है। दूसरा, इस तात्कालिक उपयोग की क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या हमको मिल सकता है, तो मैं अभी कुछ संक्षेप में बातें करूंगा। कि तात्कालिक में हमको जो प्रौद्योगिकी हमने और जो तकनीकी इस्तेमाल की है चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसका बाजारीकरण या जिसका मानव जीवन के लिए उपयोग में बाजारीकरण बहुत जल्दी आपके सामने दिखाई पड़ेगा। जी मुझे पूरी उम्मीद है कि अंतरिक्ष क्लब में भारत सम्मिलित है और इस प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक उपयोग आम पब्लिक के सामने आएगा। वाणिज्यिक से आपका तात्पर्य क्या है? लूनार टूरिज्म से? एक ये है, ये आप जो आप बात कर रहे हैं, एक है जैसे डीप नेटवर्क लर्निंग। आपने देखा कि आपको रियल टाइम हर चीज का दिखाई पड़ रहा था। मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूं आपसे। तत्कालिक हम किसी कार के अंदर बैठे हुए लोग कितनी स्पीड से क्या क्या कर रहे हैं अगर देखना चाहते हैं, अगर रेल यात्रा में बैठे हुए डिब्बे के अंदर कौन क्या कर रहा है, अगर इसको देखना चाहते हैं, हमें तकनीकी चाहिए। अभी तक इस तरह की तकनीकी का परीक्षण नहीं हुआ था। इस पहली बार डीप लर्निंग नेटवर्क के माध्यम से आपको हर चीज आम आदमी को दिखाया जा रहा है, यानी जो नहीं जानता। तो देखिए, देश की सुरक्षा से संबंधित लॉन्ग टर्म हमारे एप्लीकेशन से शुरू होंगे, हम बात करेंगे उस पर। अभी ये शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है। किसी भी समय इस तकनीकी को, इस प्रौद्योगिकी को हम कमर्शियलाइज कर सकते हैं या जनमानस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। सर, जिस सवाल का जवाब हम तलाशने की आम आदमी के दृष्टिकोण से कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि क्या इस तरह की एक्टिविटी से हम ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने में कामयाब होंगे? हमारा सवाल वो चौथा है। हम पहली बात पे आ रहे हैं कि प्रौद्योगिकी के, हमने कहा था कुछ स्कूल होंगे, कुछ स्कूल होते हैं, तत्कालिक हमको क्या मिल सकता है, तो आपने पूछा, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ अभी पहले कि अगर चिकित्सा के क्षेत्र में बात करेंगे तो हम चिकित्सा के लिए जिस तरह के उपयोग में ला रहे हैं, इस तरह की जिसको इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेलीमेडिसिन की दुनिया कहते हैं, उसी को हमने बढ़ाया है, उसको टेस्ट किया है पहली बार। तो हम इसको चिकित्सा के क्षेत्र में भी और बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल हैं, यानी हम तत्कालिक इसको लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। भारत ने दिखाया कि बहुत दूर, अगर हम कहें 370 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल नहीं है किसी क्षेत्र में, तो हम इस तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अभी थोड़े से बात करेंगे हम, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है। जैसे हमें चंद्रमा के बारे में कुछ मालूम नहीं है। बहुत सी हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, मछुआरे हैं जो समुद्र के अंदर भी जाल बिछा के काम करते हैं, जहाँ कोई फ्लोटिंग हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, थोड़ी सी अपनी बात को मुझे कहने देंगे। यानी एक तो हमारे बहुत
शॉर्ट टर्म गोल हैं, जिनमें तत्कालिक फायदा चाहते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। सरकार को नीतियां बनानी है, इसकी जहां तक और भी उपयोगिता की बात है आगे बात करेंगे। हमने कहा कि एक डीप नेटवर्क लर्निंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हम क्या हो रहा था ये देख रहे थे। अगर किसी भी जगह सुरक्षा के लिए कहीं भी किसी भी तरह की कोई चीज खतरे में है, वो मानव जीवन भी खतरे में हो सकता है, तो हम इस तरह की तकनीकी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सस्ता करने की, या इसमें जो भी चुनौतियां हैं उसको अब भारत एक अवसर के रूप में लेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम जो प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य कुछ इस तरह की तकनीकी डेवलप करना है, आगे इसमें मौका मिलेगा काम करने का। ये हम ये कह सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल है, तत्कालिक लाभ हो सकते हैं। जहां तक दूरगामी लाभ की बात कर रहे हैं या आपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की, हमारे जो मित्र थे मिश्र जी ने उन्होंने बात की और मैं भी उसी को कहूंगा कि जो लैंडर से अलग हुआ पार्ट है रोवर या रोवर प्रज्ञान जिसको कह सकते हैं हम, लोअर प्रज्ञान में 3 पेलोड हैं, 3 तरह के उपकरण रखे हुए हैं। एक पहला उपकरण है जो चंद्रमा की सतह की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेगा कि ये चट्टानें कैसे बनी। आपने पूछा भी इतनी गहराई की चट्टानें वहां कैसे बनती हैं, तो पहला पेलोड, पहला एक्सपेरिमेंट जो है, पहली मशीनें जो हैं वो इससे संबंधित हैं। पहला पेलोड ये करेगा कि मिट्टी और चट्टानों का निर्माण कैसा है। ये बहुत सी अन्वेषणों में बताया गया कि पृथ्वी में ऐसे ऐसे बनती हैं, तो क्या वो थियरी, वो जो वैज्ञानिक सूत्र हैं वहां लागू होते हैं कि नहीं। दूसरा पेलोड, दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि वहां खनिज और रासायनिक पदार्थों के विश्लेषण से संबंधित, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी तरफ आप कर रहे हैं कि क्या मानव जीवन के लिए वहां कुछ विशेष तरह के जैविक पदार्थ या जैविक यौगिक पाए जाते हैं या पाए जाएंगे, क्या पृथ्वी के वातावरण से कोई सिमिलरिटी है, समानता है। और चौथा जो आप बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक कालीन जो भी किंवदंतियां हैं या फैक्ट हैं या जो भी मान्यताएं हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनकी पुष्टि हो सकती है क्या। चारों के लिए एक्सपेरिमेंट हैं। जहां तक बात की गई इसमें से मेरा विभाग और खुद में और मेरे और साथी दोनों में काम करते हैं। मैं सिंक्रोट्रॉन बेस्ड एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की दुनिया में काम कर रहा हूं और साथ में लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन दोनों में काम लोग कर रहे हैं। हमारा विभाग इसके लिए जाना भी जाता है। और मैं बता दूं कि 1923 से में इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की प्रयोगशाला की स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, जो 1927 में एक उच्च ताप भट्ठी का निर्माण करता है, जो आज के समय भी 100 साल के, इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि सर ये एक महान विश्वविद्यालय है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपनी सब देश की जो महान खोज है उसके बारे में कुछ अपने को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या मेरे जो तमाम सर शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। सर डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना है, मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर मनोहर कुशलानी साहब मौजूद हैं, IIIT दिल्ली के एक्स फैकल्टी हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का टेक्निकल महत्व क्या है, दूसरे देशों के मुकाबले हम ऐसा करने में कामयाब हुए हैं, ये हमारा कितना बड़ा अचीवमेंट है, और दूसरा इस अभियान के जरिए हम क्या हासिल कर पाएंगे। हाँ, ये काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग बहुत घंटों तक बात कर सकते हैं। मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने काफ़ी विस्तार में अब तक मेरे वेरी वेल एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैव स्पोकन अबाउट क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, उससे क्या क्या निकाला जा सकता है। मैं थोड़ा फोकस को शिफ्ट करना चाहूँगा कि इससे जो हमको जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है जिसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हम लोग कर पाए हैं थ्रू चंद्रयान 3। पहली चीज़ ये है कि भारतवर्ष ने पता नहीं कितने कंट्रीज़ के साथ पहले से ही कोऑपरेशन चालू करके रखा हुआ है कि हम लोग उनके सैटेलाइट्स 20-20, 30-30 सैटेलाइट्स एट अ टाइम हम लोग लॉन्च किया डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। तो उसकी वजह से हम लोगों को ये जो टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल की टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक उसको एक्सप्लोर कर पाए हैं, और एक्यूरेसी के साथ। आगे देखिए चंद्रयान 2 को हम लोग कहते हैं कि चंद्रयान 2 was a failure. तो चंद्रयान 2 was not a failure, it was a successful experiment. Only the last phase we could not land.
प्रॉपर्ली कुछ। और उसका तो ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। एंड लास्ट वो तो हेलो भी कह रहा है, तो उसका एक अंश तो जीवित है अभी भी। इसको आप इसको देखिए कि कितने फोरसाइटेडनेस के साथ हम लोगों ने किया कि हालांकि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 पे हमने एक्सपेरिमेंट ऑर्बिटर को हमने स्पेस में छोड़ दिया। तो व्हेन चंद्रयान 3 लैंडेड, चंद्रयान went around the moon, we were greeted by the orbiter. Orbiter is a source of communication between the moon and the earth through the सर दुनिया की दूसरी जो भी कम्युनिकेशन एजेंसीज के कंपैरिजन में ये हमारा कितना बड़ा अचीवमेंट है जब हम नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज स्पेस एजेंसी से अपना कंपैरिजन करते हैं। तो नहीं, देखिए, वी हैव टू बी मॉडेस्ट इन आवर सक्सेस। हम ये नहीं कहेंगे, हम लोग आफ्टर ऑल हमसे 50 साल पहले सोवियत यूनियन जो रशिया से पहले था वो मून पे लैंड कर चुके हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि विथ वेरी मिनिमल रिसोर्सेज एंड एट सच अ लो कॉस्ट वी हैव बीन एबल टू इन्वेस्टिगेट द स्पेस। उसमें क्या है कि हम लोग बहुत ही लो कॉस्ट पे हम लोग बेच सकते हैं टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। सर हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोफेसर कुशलानी साहब। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी सर सम्मिलित करूंगा, डिबेट को आगे बढ़ाना होगा। मेरे साथ IIT धनबाद के जाने माने रॉकेट साइंस के मामलों के इंजीनियर प्रदीप कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस अभियान को आप कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखते हैं? इसके जो 6-7 मिशन पर ये पूरा अभियान संपन्न हुआ, इससे देश को क्या हासिल हुआ और अब इस अभियान को हम अपने किस तरह के अचीवमेंट्स के तौर पर देख सकते हैं? भविष्य में हमें हासिल क्या होगा? ब्रजेश जी, आपको मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं पूरे देश को तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा इस उपलब्धि के लिए। इसमें हमारे सारे वैज्ञानिकों ने जो सारे प्रयास किए और जो नए नए तरीके अपनाए कि ये मिशन हमारा, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हुए थे पिछले वाले में, सबको उन्होंने एड्रेस किया और काफ़ी प्रिकॉशन लेकर के इस मिशन को सक्सेसफुल किया है। मैं 2 तरह से अपना विचार रखना चाहूँगा। एक तो मैं IIT धनबाद से पढ़ा हुआ हूँ, तो इनका जो सबको रिसोर्स यूटिलाइजेशन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पहलू है, जिसपे कि पूरे देश की नज़र है कि कैसे इन फ्यूचर रिसोर्स यूटिलाइजेशन किया जाए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। जैसे चाइना का जो प्रीवियस मिशन था 2020, उसका मेजर एजेंडा था कि जो हीलियम 3 है, जो कि आजकल फ्यूजन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूक्लियर एनर्जी का जो हमारा कंसेप्ट है उसमें एक नेक्स्ट स्टेज है। अभी अगर आपने सुना भी होगा कि 2030-21 में यूएस में मैसाचुसेट्स में एक रिसर्च हुआ है जिसमें इन्होंने कंफर्म किया कि 20 टेस्ला तक का इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश किया है। हम ये लोग काफी क्लोज जा रहे हैं हीलियम 3 से फ्यूजन स्टेज में जाने के लिए। और चंद्रमा पे हीलियम 3 एबंडेंटली अवेलेबल है, जो इंडिकेशन है अभी एस्टेब्लिश तो फैक्ट टनेज ऐसे एस्टिमेटेड 1 मिलियन मैट्रिक टन का इंडिकेशन आ रहा है, नासा के द्वारा सर्टेन एस्टिमेशन वगैरह हुए हैं। लेकिन चाइना, प्रदीप जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमें बहुत डायरेक्ट तस्वीर इसरो से मिल रही। ये पहला वो फुटप्रिंट है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपसे ठीक थोड़ी देर पहले इसरो ने पहली तस्वीर जारी की है। ये लैंडर से ली गई तस्वीर है जो चंद्रमा पर लैंड करने के पश्चात भेजी गई पहली तस्वीर है जो पृथ्वी को पहुंची है। और ये तस्वीर लैंडर से ली गई है, अभी रोवर का निकलना बाकी है। बहनों भाइयों, ये पहली तस्वीर है, आप देख सकते हैं। आपको उबड़ खाबड़ दिख रहा होगा, यह सतह भी स्पष्ट बहुत नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये लैंडर द्वारा ली गई पहली तस्वीर है जिसका जिक्र डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा कर रहे थे कि वो तस्वीर लेकर पृथ्वी को भेजेगा। वो तस्वीर हमें भी प्राप्त हो गई, दुनिया को रिलीज भी कर दी गई। तो ये पहली तस्वीर है। इस तस्वीर से हम लोग जो भी एनालिसिस कर सकें तो साइंस कम्युनिटी के लोग इसे बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। एक पत्रकार के तौर पर चंद्रमा की ली गई ये पहली तस्वीर जो एकदम नज़दीक से लैंडर द्वारा ली गई है, ये बहुत चमत्कृत करती है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अविस्मरणीय है। मैं
आपसे समझना चाहता हूं डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा, थोड़ा सा इस तस्वीर के बारे में दर्शकों को बताइए हमारे कि ये तस्वीर कितनी अहम है, जो पहली तस्वीर लैंडर ने पृथ्वी को भेजी है। जी, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो तस्वीर भी लेते हैं ना हम, उसका भी बहुत सारा यूज़ होता है। ये लेटेस्ट तस्वीर है, बिल्कुल रियल टाइम में ली गई ना? जी, मुझे लगता है, अब मैं तो इसको लाइव देख इसरो ने ट्वीट किया इसलिए मैं मानता हूँ ये रियल टाइम ही है। जी, ये रियल टाइम लग रही है, बस मुझे इसका रेजोल्यूशन नहीं पता है कि जो पिक्सल साइज है कितना है, मतलब क्या स्केल में ये मेजरमेंट किया गया है। जो दिख रहा है हमें, ये एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर का है कि 2 सेंटीमीटर का है, या यू नो, तो ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही है मुझे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो तस्वीरें हैं, जैसे जो कैमरा भी फ़ोटो लेता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप थ्रेशोल्ड अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं इस इमेज के ऊपर, और उससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो वहाँ पे छोटे छोटे क्रेटर्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो पैचेस दिख रही हैं, उनका क्या साइज़ है। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं एज अ साइंटिस्ट, और फिर उनकी डेप्थ स्टडी कर सकते हैं कि उनका जो डेप्थ है वो कितना हो सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा रोवर के लिए भी, कि रोवर जा रहा है उसकी व्हील्स कितनी बड़ी हैं, उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। इस तस्वीर को तो देखकर लग रहा है कि डस्ट अब सेटल हो चुकी है वहाँ पे। हाँ, मुझे ये भी लग रहा है कि ये डस्ट अब सेटल हो चुकी है, और कभी भी हो सकता है कि रोवर जो है वो देन व्हाट नेक्स्ट, दरवाजा खुलेगा, रोवर बाहर आएगा। जी, मुझे लगता है कि जो लैंडर है उस पे भी जो पेलोड्स लगे हुए हैं उनका भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जिसमें 3 पेलोड्स लगे हुए हैं जिसके बारे में अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। तो 3 जो पेलोड्स हैं उनका मेन काम है, जैसे कि उसमें एक है चेस्ट जिसको बोलते हैं, दूसरा जो है इल्सा है, और तीसरा जो है रंभा है। तो जो हमारा जो चेस्ट है बेसिकली वो क्या करेगा, वो मेज़र करेगा कि जो थर्मल वहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है वो क्या है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि थर्मल टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो चेस्ट उस वक्त इस वक्त वहाँ पर बड़ा घनघोर अंधेरा होगा या सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी? मुझे तो लगता है कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ी होगी, तभी तो हम तो 23 को, मुझे लगता है कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी होनी चाहिए, तभी हमने ये समय और तिथि चुनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लिए सिर्फ एक दिन का अवसर है, 1 लूनार डे और 14 अर्थ डे जो हमारे लिए है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ वहाँ पे पॉसिबल है, और ऑब्वियस सी बात है कि ये इमेज जो ली गई है, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अभी बाकी प्रोफेसर गणों से यही बात पूछ रहा था, दुनिया की और भी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं, उनके कंपैरिजन में हमारी इस उपलब्धि और जो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पर खड़ी है? मुझे लगता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो भी हमने एकदम से लो कॉस्ट पे बनाया, स्टेट ऑफ द आर्ट मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि जो कैमरा जो डेवलप किया है इसरो ने, उस कैमरे को सभी लोग मानते हैं कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेने के लिए कैपेबल है, जो कि शायद किसी और स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। दूसरी चीज़ की जो सब लोग बोल रहे हैं कि इतने लो कॉस्ट में हम चीज़ें डेवलप किए हैं, उस चीज़ को मानना पड़ेगा। सभी जो स्पेस एजेंसी हैं, नासा है चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सब लोग इस चीज़ को जान के या इस चीज़ को देख के हैरान होंगे, स्तब्ध होंगे कि किस तरह से भारत इतने सीमित रिसोर्सेज में वहाँ पे लैंडिंग करता है, और जो अभी साइंस करने जा रहा है, जो कि साइंस जो है मेन ट्रेजर है। अगर हम सारी चीज़ें कर पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे, जैसे कि आयनोस्फेयर जो है चंद्रमा का, वो 10 किलोमीटर के करीब है, जहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, फॉर्म होते हैं, उसको भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। रेडिएशन के एक चीज़ है जो मुझे बहुत आकर्षित करती है और मैं चाहता हूँ आप उसका जवाब जरूर दें। 60 और 70 का दशक, उस वक्त चंद्रमा पर पहुँचने की बड़ी हाई प्रोफाइल होड़ चल रही थी जी। चंद्रमा पर यात्री भी उतारे गए और ऐसा करिश्मा कर दिखाया जब कंप्यूटर भी ठीक से जनरेट नहीं हुआ था। ये वो टेक्नोलॉजी थी जो ह्यूमन मिशन को भेज सकती थी और सुरक्षित वापस भी ला सकती थी। ये 50 साल के बाद ये होड़ फिर दोबारा क्यों शुरू हुई? देखिए क्या है ना कि पहले जो चंद्रमा है, अभी क्या है कि अभी पहले 50 साल पहले जो हुआ था वो बेसिकली कोल्ड वॉर का एक नतीजा था कि यूएस दिखाना चाहता रशिया को कि ठीक है, हम देखिए आपसे बहुत अच्छा साइंस कर सकते हैं। और नासा को बहुत ज़्यादा इसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा कि कोई एजेंसी जो है 1958 में फॉर्म होती है, उसके बाद 1969 में वो लैंड कर जाता है। ह्यूमन मिशन भेजना ये आज भी मतलब बड़ा चैलेंजिंग लगता है। ह्यूमन मिशन, जैसे हम अपना रोवर और लैंडर वापस नहीं ला सकते हैं, वो तो यात्री तक वापस लेके आ गए थे, यात्री और उसके बाद उन्होंने वो बंद कर दिया। ये हैरान करता है। इसलिए कर दिया क्योंकि ये जो मैन मिशंस होते हैं बड़े ही कॉस्टली होते हैं। आप उस समय अमेरिका ने काफ़ी $1 बिलियन खर्च किए थे। हाँ, कोई मुझे बता रहा था कि आज का $200 बिलियन। जी जी जी।
और ये समझे कि वो अपोलो 11 है, तो इसका मतलब कि उन्होंने 10 बार रिहर्सल किया था, अपोलो 10 किया था, तब जाके वो लैंड हुए थे। तो उसके पीछे कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई होगी। दूसरी चीज़ कि जब लोगों को बार बार ये अपोलो मिशन हो रहे थे, उस समय वियतनाम वॉर भी चल रहा था और भी सारी चीज़ें थी। क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि चंद्रयान 4 मैन मिशन होगा? अब ये जो डेटा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सतह है ये बहुत ही ज्यादा, अगर वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं तो देन मैन मिशन हो सकता है। दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं कि हम रोबोट को उतार सकते हैं। आज के टाइम में रोबोट्स का बहुत ज्यादा वो होने वाला है, क्योंकि नासा के भी खुद ऐसे मिशन है, जैसे यूरोपा क्लिपर मिशन है, जिसमें हम यूरोपा का जो चंद्रमा है, जुपिटर का जो चंद्रमा यूरोपा है वहां जा रहे हैं। वो एक आईसी बॉडी है, और क्या होता है कि आईसी बॉडी पे जब आप उतरेंगे तो आप स्लीप करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, एक स्नेक टाइप की। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड बीच डिबेट में आ रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, किस तरह के रिएक्शंस आपको समाज में देखने को मिले? बिल्कुल, देखिए बड़ी उपलब्धि है, और कहा जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके झंडों पर चांद है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर भी झंडा गाड़ दिया है। वो खाली अपने झंडे में दिख कर रखने के लिए नहीं, उनका झंडा चांद पे पहुंच चुका है। और भारत उसमें से एक है, और दुनिया के 10 देश हैं जिनके झंडों में चांद है, और सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर जाकर अपना झंडा लगाया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश के वैज्ञानिकों की, इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, इस देश के मिशन की, इसरो की। सबको आज पूरा देश सुबह से इस उत्सुकता के साथ देख रहा था कि आज शाम को 6 बजे क्या होगा, और जब रिजल्ट आया तो पूरे देश में उत्साह मचा हुआ है, पूरे देश में लोग खुश हैं। ब्रजेश जी, भारत जैसे देश को जो एक गरीब मुल्क माना जाता रहा, जब हम लोग पैदा हुए, पढ़ने लिखने लगे तो सुना कि अब भारत विकासशील देश की श्रेणी में आ गया, और विकासशील सुनते सुनते लोग बुढ़े हो गए और भारत को वैसे वैसे रखा। आज भारत ने तमाम विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया। आज भारत ने यह दिखा दिया कि चांद पर पहुंचने का खाली ख्वाब बातों में और सुनने में नहीं है, हम हकीकत में बदलने का उसका हुनर रखते हैं। और हम विकासशील देश में जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन हम तकनीकी और गुणवत्ता और माइंड, पैसा, इन सब को भी पीछे छोड़ सकते हैं जो दुनिया के बहुत सारे देशों के पास है। जब भारत में पोखरण का परीक्षण हुआ तब एक नारा दिया गया कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। और उसी जय विज्ञान की आज देन है कि आज चांद पर भारत पहुंच गया, और ऐसी जगह पहुंचा जहां पर अब तक दुनिया में कोई नहीं पहुंचा है। तो उस नारे को साकार रूप आगे मिलता जा रहा है। ये बात जरूर है कि उस समय अटल थे, आज मोदी हैं, सबका अपना अपना श्रेय है, सबके अपने अपने नाम है। जिनको बहुत अभिमान है अपनी तरक्की पर, अपनी तकनीकी पर और अपने बाहुबल और धन बल पर, उन देशों को भी आज भारत ने एक आईना दिखाया कि हमारे देश के वैज्ञानिक कितने प्रतिभाशाली हैं, मेहनतकश हैं, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, और वो भारत से निकलकर, पृथ्वी से निकलकर आसमां तक पहुंच रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है ब्रजेश जी। भारत एक नौजवानों का देश है, वैज्ञानिकों का, ऊर्जा से लबरेज लोगों का देश है, और आज ये सिद्ध हो गया कि इस देश के जो संकल्प लेता है, जो वैज्ञानिक संकल्प लेते हैं, उन्होंने उसको पूरा किया है। अब ये बात अलग है कि अभी तक तो सवेरे से टीवी वाले सब चांद पे पहुंच जा रहे थे, अपने एंकरों को तमाम सारी चीजें बना बना के पहुंचा रहे थे 2 दिन। हाँ, मैंने देखा कई टीवी वाले तो चंद्रयान से पहले ही वहां लैंड कर गए थे। लेकिन अब आज से टीवी वालों का बिना ऑक्सीजन के वहां से रिपोर्टिंग हो रही। हाँ, अब देखिए, आज से टीवी वालों काम खत्म हो गया, अब हमारे नेताओं का काम शुरू हो गया। अब कल से वो चांद पे हो सकता है प्लाट भी काट के बेचने लगे, लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए तैयारी शुरू की जाए। जी वीरेंद्र जी, तो ये चंद्रयान एक चमत्कारिक उपलब्धि है। हम इस देश में, इस देश की जनता की ओर से इसका जश्न मनाते हैं। पूरी टीम, पूरे देश के लोग, भारत समाचार के लोग कई दिनों से, सुबह से रात दिन मेहनत करके लगे रहे, और आज दुनिया के सामने उसकी तस्वीरें हम लोगों ने रखी।
तो ये बिना रुके बिना थके जो एक सतत प्रक्रिया हमारे वैज्ञानिकों ने हमें रास्ता दिखाया चलने का, और उन्होंने मेहनत की और चंद्रयान को पहुंचाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रजेश जी। लेकिन ये कहा जाता है कि कामयाबी जो है वो सुबह की तरह ही होती है, ये मांगने पर नहीं मिलती, जागने पर मिलती है। तो कामयाबी के लिए समय से जागना जरूरी है, जो हमारे वैज्ञानिक जागते रहे। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन बोलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं बहनों भाइयों इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर इनके पांडे साहब मौजूद हैं। पांडे सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब जब रोवर निकलने वाला है, बस थोड़ी ही देर में मुझे लगता है दरवाज़ा खुलेगा और रोवर बाहर आएगा और इसके जो कुछ भी उसकी अपनी इंटरनल लेबोरेटरी है वो काम भी शुरू कर देगी। आप क्या समझते हैं कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इसरो का ये अचीवमेंट कितना बड़ा है, दुनिया के लिए इसमें क्या संदेश है? छोटा सा कमेंट साइड में करना चाहूंगा वीरेंद्र जी की बातों के बाद। और आपने रियल टाइम जो फोटो दिखाया है, जो वहां से भेजा है लैंडर ने, उसको देख करके और उसमें गड्ढों को देख कर एक बात तो मैं गारंटी से कहूंगा जी कि कोई भी व्यक्ति अब अपनी पत्नी या प्रेमिका को चांद नहीं कह पाएगा। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं सर। ये तो जो गली में चांद ढूंढते हैं सर और जो छत में चांद ढूंढते हैं, उनके लिए भी ये बुरी खबर है। हाँ, उनके लिए भी बुरी खबर है। और जो लोग गाना लिखते हैं बॉलीवुड में सर, उनके लिए भी बुरी खबर है। बड़ी मुश्किल है, अब बड़ी मुश्किल, गाने की लाइन सब बदल जाएंगी, क्योंकि महिलाएं भी सारा डिबेट आज देखती रही और चांद का फोटो देख रही हैं, तो वो भी अपने लिए सुनना पसंद नहीं करेंगी। अच्छा, अब रही कि क्या संदेश है विश्व के लिए, तो एक्चुअली हम लोग जैसे डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में थे, तो डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में अगर हमारा कमिटमेंट है और हम साइंस के साथ आगे बढ़ते हैं, हम डेवलपमेंट के प्रति ओरिएंटेड हैं, तो निश्चय ही हम बड़े से बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले हमारे एक रॉकेट ने 104 सैटेलाइट को एक साथ में लॉन्च किया था। एग्जैक्टली। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और अब हम चांद पर पहुंच गए हैं, वहां पहुंचे हैं जहां पर अभी कोई नेशन नहीं पहुंच पाया है, और अपनी विकसित टेक्नोलॉजी से हम पहुंचे हैं। तो ये उन देशों के लिए एक संदेश है कि भाई सबको इतना ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, आप में कमिटमेंट होना चाहिए। तो कमिटमेंट अगर हो तो आप निश्चय ही तौर पर वहां पर पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा जो बहुत मायने की है, वो है इसमें जो इंजन जो यूज किया गया है लैंडर में लैंड करते के समय में, विकास इंजन है। पहले इंडिया के पास में ये इंजन नहीं था और इंडिया ने खुद ही से डेवलप किया है, और यह है विक्रम अंबालाल साराभाई के पूरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है विकास। इसमें थ्रॉटल प्रोसेस का यूज किया गया है, यानी जब ऊपर से पिछली बार चंद्रयान 2 में हमारा जो क्रैश लैंडिंग हुआ था, उसको सुधारने के लिए ये इंजन डेवलप किया है इसरो ने। और अभी जनवरी 2023 में ही क्या सर ये क्रायोजेनिक इंजन का अपग्रेडेड पार्ट है, अपग्रेडेड हिस्सा है? नहीं, ये क्रायोजेनिक से कोई मतलब नहीं है इसका, मैं बताता हूं। इसमें ये थ्रॉटल इंजन है, मतलब इसके स्पीड को आप फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करके आप 43 सेकेंड्स में 67% उसके पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। और आपने जो लास्ट फेज में देखा 19 मिनट में किस तरह से मैनूवरिंग हो रही थी और किस तरह से स्पीड को कंट्रोल किया जा रहा था, ये यही जो इंजन थे हमारे 800 न्यूटन के चारों इंजन जो थे, जो विकास इंजन है, जो थ्रॉटल वाले प्रिंसिपल पर, थ्रॉटल का मतलब गला घोटना होता है, तो उसको गला घोट करके उसके स्पीड को रिड्यूस करना, ये वाला टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने अपना डेवलप किया है विकास मॉडल का, वो इसमें बहुत क्या ये भविष्य में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ हमको कुछ कारगर हो सकता है क्या? नहीं सर, ये दूसरी चीज है। नहीं, ये मिसाइल के लिए नहीं है, ये स्पीड को रिड्यूस करने के लिए है। ओके। जब आप वैसे भी जब आप ऑर्बिट में जब बूस्ट करते हैं तो बूस्ट के बाद में आपको रिड्यूस करने की भी जरूरत पड़ती है। exactly. तो रिड्यूस के समय में थ्रॉटल इंजन की जरूरत है कि आपने उसका गला घोटा, उसमें फ्यूल इंजेक्शन को कम किया सडनली, और आपने उसकी स्पीड को कंट्रोल कर दिया कंप्यूटराइज्ड वे में। और सर हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। एल्गोरिथम इतना बढ़िया था जी। प्रोफेसर के.एन. उत्तम साहब भी मौजूद हैं। प्रोफेसर उत्तम सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये हमारे लिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, भविष्य में हम इसका इस्तेमाल, जो आपने कहा कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में भी हो सकता है, जैसा कि कुछ बड़े अरबपति लोग दावा कर रहे हैं
कि ऐसा है कि लूनार टूरिज्म भी स्टार्ट करेंगे। भारत इस उपलब्धि को आगे अब कैसे बढ़ाएगा? हमने कहा था कि कुछ उपलब्धियां हैं जो बहुत जल्दी से कमर्शियलाइज की जा सकती है। उसमें एक अभी आपने देखा कि कुछ इंगित किया गया कि हम किसी भी इंजन की स्पीड को कम कर सकते हैं, क्या ऐसा इंजन डेवलप किया गया। इस तकनीकी को आगे बढ़ाएंगे तो तमाम जो क्राइम हो रहे हैं पकड़ने की दिशा में गाड़ियों की स्पीड को कम किया जा सकता है। पहले कहा था कि कुछ दूरगामी परिणाम होंगे, तो इसमें बहुत सी तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकसित की गई है जिसको एक तरफ हम तमाम अपने जनोपयोगी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें जिसकी अभी चर्चा की जा रही कि क्या टूरिज्म एक बड़ा व्यवसाय बन सकता है, तो भारत अभी गरीब लोगों का देश है। कोई 1 करोड़ लोग 99 लाख और 47,252 लोगों की एक सूची है भारत की। तकरीबन 1 करोड़ लोग जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए आर्थिक स्थिति सोचना नहीं है। कोई 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सोच करके अपनी बातों को कर पाते हैं, लेकिन 90 करोड़ लोग वो हैं जो दूसरे की खुशियों में सम्मिलित होकर अपनी खुशियां ढूंढते हैं, जिनको हम गरीब कहते हैं। ये भारत के आंकड़े हैं 140 करोड़ लोगों के। तो 1 करोड़ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मिशन अंतरिक्ष पर्यटन का बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, या भारत सरकार उसको खोले जिसकी उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थोड़ा सा डिबेट के दूसरे चरण में हमारे पास वक्त का अभाव, मैं प्रोफेसर मनोहर कुशलानी साहब को जोड़ना चाहता हूं। कुशलानी साहब, आप क्या हमें बता पाएंगे कि ये मिशन सिर्फ 14 अर्थ डे का ही क्यों है? ये जैसे कि लूना 25 कोई मुझे जिक्र कर रहा था कि वो 1 साल तक काम कर सकता है, इसकी अवधि कम क्यों है सर? इसकी अवधि कम इसलिए है कि ये अर्थ मून के एक दिन के बराबर है। मतलब कि धूप जो है वो 14 दिन के लिए वहां पे रहेगी जी। वो हमारे अर्थ के 14 डेज के बराबर है। तो उसके बाद जी अंधेरा इतना ज्यादा छा जाएगा कि 140 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाएगा, -140 डिग्री। उसमें इन इंस्ट्रूमेंट्स को सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो जो कुछ भी करना है इनको इन 14 दिनों के अंदर करना है। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी तो ये सर, तो ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि एक कम वक्त में आपको ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। बिल्कुल लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन के अंदर जी ये प्रज्ञान के साथ और लैंडर के साथ मिलिए, विक्रम के साथ। थैंक यू प्रोफेसर साहब, हमारे साथ जुड़े रहेगा। आपका शुक्रिया। मैं प्रदीप कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रदीप जी, अब हम भविष्य में क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और इस अभियान से देश को क्या हासिल होगा? वहाँ एक बहुत बड़ी ब्यूटी ये है कि हमको सनलाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए और मिनरल रिसोर्सेज भी चाहिए। तो एक ऐसा संयोग है, जब चंद्रयान 1 से जब इमेज आए हम लोगों ने देखा कि आइस, क्रिस्टलाइज्ड आइस फॉर्म में वाटर वहाँ इंडिकेशंस हैं। तो अगर आप साउथ पोल का जो एलिवेटेड एरिया देखते हैं वहाँ सन का एक्सपोजर कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट हमेशा सन रहता है एलिवेटेड पोर्शन में। बट जो क्रेटर का शैडो पोर्शन है वहाँ जो वाटर का फॉर्मेशन के इंडिकेशन है इन आइस क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। तो अगर हम फ्यूचर में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सोलर पैनल, लाइक आप एनर्जी जनरेशन के लिए आप सोलर पैनल यूज करेंगे तो कांस्टेंट लाइट अवेलेबल है। अगर आपको वाटर चाहिए तो जो क्रिस्टलाइट फॉर्म में आइस क्यूब्स हैं उनको आप वाटर में कन्वर्ट करके उनको यूज कर सकते हैं। और जो डिप्रेस्ड एरिया वहाँ मिनरल कंसंट्रेशन के चांसेस भी जाता है, जैसे टाइटेनियम हुआ, आयरन हुआ, सिलिकेट फॉर्म्स हुए, जिससे आप ग्लास बना सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप खोज भी लेते हैं तो उसको लाओगे कैसे सर? लाने की कास्ट तो बहुत $1 मिलियन होगी। नहीं, उसमें दूसरी चीज अभी चल रही है कि क्रू फीड स्टेशन बनाने की वहाँ बात चल रही है। जैसे वहां से आप किसी भी अदर मिशन में जा रहे हैं तो वहाँ आप जो प्रोपेलेंट हैं, जो रॉकेट के फ्यूल्स हैं, वो फिलिंग के लिए अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, चंद्रमा पर बेस स्टेशन जैसे भी बेस स्टेशन ऑलरेडी 2030 का टारगेट है। हाँ, चाइना ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है टारगेट डेट 2030। फ्रेंच एक कंपनी ने अभी शुरू किया एक प्रोजेक्ट जस्ट टू डेवलप ए मॉडल फॉर बेस स्टेशन। तो ये सारी चीजें एक कॉम्पिटिटिव वे में चल रही है। मैं डिबेट के आखिरी चरण में हूँ और डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा 1 लूनार डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डे, करेक्ट जी।
तो उनका ये कहना है कि अगर हम 100 साल पृथ्वी पर जीते हैं, अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं तो क्या हम 1400 साल जिएंगे? टेक्निकली स्पीकिंग हाँ 1400 साल जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए चंद्रमा पे जाना पड़ेगा। जी, उसके लिए चंद्रमा पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे हम जिंदा रह पाएंगे तो बिल्कुल हम जी पाएंगे। मतलब एटमॉस्फेयर मिल गया, आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया, एटमॉस्फेयर बन गया, सारी चीजें हो गई तो बिल्कुल। और दूसरी चीज, अगर हमारी बॉडी अलाउ करती है, हमारी कई लोग तो मौत को जीत लेंगे फिर। जी, अगर 100 साल बाद भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि आप 8 घंटे में चंद्रमा पे पहुंच गए तो अपना गए, वहाँ रह रहे हैं और सब कुछ चला रहे हैं ऑनलाइन यहाँ। जी बिल्कुल, लेकिन हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करके। जी 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 बिल्कुल, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी उसके लिए अडाप्ट कर जाएगी तो बिल्कुल हम जिएंगे। तो ये भी अच्छा, वहाँ से कुछ ला सकते हैं हम भविष्य में? मिलेगा तो 14 साल अगर वाटर मॉलिक्यूल भी मिलते हैं और भी मिनरल्स मिलते हैं, लाएंगे कैसे आप? जी बिल्कुल लाएंगे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे और भी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम मून को एक बेस बना सकते हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड जो नासा का मिशन है आर्टेमिस, जो हमने सुना होगा आर्टेमिस 1 आर्टेमिस 2 है, मेन कॉन्सेप्ट यही आर्टेमिस का कि वहाँ पे हम भेजेंगे आदमी को और वो उसको एक बेसिकली बेस बना रहे हैं मार्स तक जाने के लिए। तो अगर आदमी वहाँ पे जा सकता है तो वहाँ से मिनरल खोद के भी ला सकता है। कि जितनी जल्दी हो सके ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करिए जी। और बहुत से लोग हैं जिनकी चाहत है, जैसा हमारे पांडे जी भी कह रहे थे कि बहुत से लोगों की चाहत है कि वो 1400 साल तक जिए या 1300 साल तक जी लें, कम से कम एक स्कोप तो डेवलप होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस बेहतरीन, दिलचस्प, गैर परंपरागत डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप सबका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। भारत की उपलब्धि अभूतपूर्व है, महान है, अलौकिक है, जो निश्चित तौर पर भारत का मान और विज्ञान दुनिया में सबसे अहम पायदान पर पहुंचाया है कि आज पूरी दुनिया इसरो को और भारत को सजदा कर रही है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।